नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने। पटना तीसरा जंतर मंतर बन रहा है। पटना में छात्रों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। 15 मांगों के साथ छात्रों का एक गुट पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने निकला, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। फोर्स की भी तैनाती की, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर तक लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के अपना प्रतिनिधिमंडल आप आगे भेजिए और आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीछे हट जाइए। ये बैरिकेडिंग टूटा और देखिए ये छात्र जो है अब पुलिस को जो है लगभग रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग टूटा है। पटना में मुख्यमंत्री का आवास घेर कर सरकार को खबरदार करने निकले छात्रों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। कैसे घसीटा जा रहा है इन अभ्यर्थियों को। देखिए इन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है और जो अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है। छात्रों को मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोकने के लिए पटना में जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई। सीआरपीएफ जवानों तक को उतार दिया गया। बंकर वाली गाड़ी भी बुलाई गई, लेकिन फिर भी पुलिस छात्रों को डाक बंगला पर पहुंचने से नहीं रोक सकी, जबकि जेपी गोलंबर पर बाकायदा बैरिकेड लगाए गए थे, जिसे छात्रों ने खेल बना दिया। बनी हुई यहाँ देखिए बैरिकेडिंग को खींच के ले जा रहे हैं। ये देखिए अब जो जंतर मंतर का हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग, या फिर पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग को देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राईसाइकिल बना दिया है और इस पर देखिए इसको किस तरीके से ये पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ इन लोग जो हरकत कर रहे हैं, आप ये देखिए। पटना में छात्रों का प्रदर्शन बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने, 100% डोमिसाइल समेत 15 मांगों को लेकर हुआ। बैरिकेडिंग के साथ बिहार के जो छात्र हैं वो देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं और बैरिकेडिंग को एक बार फिर से घूमने की जो गाड़ी है, खिलौना जो है वो बना लिया गया है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग से छात्र जो है बैरिकेडिंग को ही लेकर के जा रहे हैं। क्या कहेंगे बैरिकेडिंग के साथ? बिहार से अलग अलग तस्वीर आ रही है बैरिकेडिंग। आप लोग देख ही रहे हैं कितना पुलिसकर्मी आया हुआ है यहाँ पे और हम लोग को लाठीचार्ज करने के लिए। क्या इनके घर में बाल बच्चे नहीं हैं? मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए छात्र गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जुटने लगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीआरपीएफ की तैनाती कर रखी गई थी। 12:30 बजे के आसपास सीएम हाउस घेरने निकले छात्र डाक बंगला पहुंच गए, जिसके चौराहे पर लोहे की शील्ड लगाकर बैरिकेडिंग की गई। बावजूद इसके छात्र यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ का भी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर, अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को इन छात्रों को यहाँ पर रोकने में। 2 बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़े तो डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए। आंदोलनकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है। अब वाटर कैनन का पानी समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र जो है वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है। छात्र जब इतने पर भी नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसकी शिकायत छात्र करते सुने गए। हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है,
काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे गांधी मैदान एसएचओ ने, और उसके बाद मुझे मारा। लाठीचार्ज के बाद कुछ छात्रों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन ये युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे। हमारे साथ जो अनशन पे बैठे हैं 15 रोज से 10 रोज से, वो इसी तरह जारी रहेगा। ये तो हम लोग का टेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी। अगर हम लोग का जो है मांग नहीं पूरा माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा बिहार में और पूरा बिहार का चक्का जाम करने का काम करेंगे। इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पटना में छात्रों का ये गुस्सा किसी एक पद की परीक्षा या केवल एक भर्ती को लेकर नहीं है। छात्र चाहते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 की शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही बार में ली जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। बीएसएससी, सीजीएल, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो। स्थानीयों को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र की सीमा में छूट दी जाए और दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। हमारी मांग है कि सरकार 15 सूत्री हमारी मांग है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, इसमें लगातार धांधली की और व्यापक तौर पर गड़बड़ी की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। 2035 सीट में से मात्र 10 से 15% ही रिजल्ट हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का है। पूरी तरीके से परीक्षा को निरस्त करें। 17वीं बीएसएससी की 3 लंबित भर्ती उसको पूरा करें। छात्रों के इस प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांगे मान चुकी है, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़ गए। आज छात्रों ने पटना को कई घंटों के लिए रोक दिया। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा। छात्रों का ये सीधा सवाल सरकार और सभी दल के नेताओं से है। पूछते हैं कि अगर बिन चुनाव की तारीख बताए, सिर्फ उनसे प्रचार करवाया जाए, तब उन नेताओं का क्या हल होगा। वैसा ही हाल इन छात्रों का हो गया है। फिर भी छात्रों की पीड़ा कोई समझने को तैयार नहीं। कोई हमसे सरकार का लोग, कोई अधिकारी हमसे बात नहीं करने आता है, और जब हम सीएम आवास का घेराव करते हैं, मार्च निकालते हैं, तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, हम लोगों को रोक लिया जाता है, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया जाता है। छात्रों का कहना है कि 13 तारीख से वो धरना दे रहे हैं। फिर भी बिहार की सम्राट सरकार ने न तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया, न ही उनकी खोज खबर ली। इसीलिए उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री आवास घेरने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें रोक दिया गया, जबकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि है, मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए, जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर सीएम से मुलाकात करवाई। पटना में छात्रों ने ऐसी ही दलील हर उस अफसर को दी जिसने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोका। तुम्हारे रोकने देखो सब तुम्हारे परिवार जा रहा गाड़ी से, कोई घोड़ा से, कुछ देखिए मालूम है हम लोग देखिए ना क्या हुआ है। हम लोग क्या बोले, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार है। पटना में प्रदर्शन करने वाले ये छात्र बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर रहे राजेश कुमार सिंह के बयान से भी गुस्से में दिखे, जिन्होंने गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सोमवार को शर्मनाक बात कही थी। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए विक्रम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कह जा। आयोग का ही काम नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने हालांकि अपने इस बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन संवेदनहीन बयान के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पर पटना में हुए प्रदर्शन में इसे लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। छात्र इससे जुड़े पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। कई छात्र इस बयान के बाद बहुत नाराज हैं।
हम लोग बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो बिहार एसएससी से पिछले 3 साल पहले नोटिफिकेशन जारी की है, अभी तक एग्जाम नहीं ली है, एग्जाम का कोई अता पता भी नहीं है। बीएसओ का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, सीजीएल का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, बिहार सीजीएल का, ऊपर से संविदा वेटेज लगाई है, किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो बताइए हम लोग क्या गलत डिमांड कर रहे हैं? संविदा वाले को वेटेज मिलने के आंसर देखिए हम लोग सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर। 196 वाले सिलेक्टेड हैं और जो 306 लेके आ रहे हैं वो सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं सर। ये क्या कहाँ करने आए हैं? बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी सामने आए और कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे उन सभी का समाधान कर दिया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि समाधान कर दिया गया है, दूसरे समाधान किए जाएंगे, लेकिन छात्र जंजीर पहनकर प्रदर्शन करते हैं ये याद दिलाने के लिए कि बिहार के छात्र सरकारी अव्यवस्था के गुलाम बना दिए गए। रोहित सिंह, पटना, आज तक। पटना में छात्र बनाम पुलिस के बीच ऐसी ही झड़प जक्कनपुर इलाके में भी देखने को मिली, जहां बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। इस झड़प में 2 जवान घायल हुए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। पटना में एक तरफ बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसी शहर के एक दूसरे प्रदर्शन में पुलिस पर ही हमला हो जाता है। पटना के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस से भिड़ जाते हैं। इस झड़प में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पटना पुलिस के एक सिपाही को मेडिकल के छात्रों ने पीट भी दिया। यह हंगामा पटना के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर हुआ, जिसके खिलाफ विरोध जताने के लिए छात्र बड़ी तादाद में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुटे और हंगामा करने लगे। की तरफ से हमने वहाँ पे समस्या रखी है, सबके बारे में पूछ ली, जितने स्टूडेंट मेरे साथ में थे उजान रहे, ठीक है। जो भी समस्या है जितने लोगों ने बताया, चाहे वो फीस ज्यादा का हो, चाहे सेशन रेट का हो, या चाहे कॉपी का हो, वो सारा मुद्दा जो है आप लोग बेटी के नाम से मेमोरेंडम बनाइए, तो सारे लोग जाके ज्ञापन फोटो खिंचाएंगे, उसी का लिखित। इसी दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी छात्रों ने तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटा और फिर छात्र और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। उग्र छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, इससे एक महिला समेत 2 पुलिस वाले घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि जब वो रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर अपनी मांग रखने यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय कार्रवाई शुरू कर दी। कि 90% बच्चे को फेल कर दिया गया हमारे सेमेस्टर से, ठीक है। और BUHS जिसका काम है बच्चों को आवाज सुनना, बच्चों के लिए काम करना, आज हम लोग आए प्रदर्शन के लिए, उनके लिए आवाज कर, पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दिया है। 2 लाठी चार्ज हुआ है, तब बजा के बच्चा उग्र हुआ है। इस हंगामे के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। और अब सरकारी स्कूलों का जमीनी सच बताने वाली आज तक की मुहिम से आपको हम खबरदार करते हैं। आज बारी पंजाब की है, वो राज्य जिसको लेकर एक तरफ दावा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रहता है कि पंजाब के स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला नंबर हासिल किया है, लेकिन उसी पंजाब में भगवंत मान सरकार के दावों से अलग भी सच्चाई है, जहां सरकारी स्कूल भगवान भरोसे मानो चल रहे हैं। आज तक ने 4 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट की ताकि भगवंत मान सरकार को जमीनी सच भी पता चल सके, क्योंकि कहीं धर्मशाला में स्कूल चल रहा है, कहीं 80-90 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग के कमरे में बच्चों को गोदाम के सामान की तरह ठूस कर पढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं 4.5 साल में उनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्कूलों को शानदार बना दिया। मात्र 4.5 साल के अंदर हमने पंजाब के स्कूल इतने शानदार बना दिए हैं। इतना शानदार कि पंजाब के मानसा में धर्मशाला में सरकारी स्कूल को बरामदे में एक साथ 4-4 क्लास के बच्चों को बैठाकर चलाना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और केजरीवाल की पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के राज वाले पंजाब के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि किसी को विश्वास नहीं होगा।
कोई देख के कह नहीं सकता कि ये सरकारी स्कूल का नंबर है। स्कूलों को लेके बहुत बहस हो रही है आजकल कि कितने खराब सरकारी स्कूल हैं। मैं आज पंजाब में राजपुरा में ऐसे ही घूम रहा था तो नलास गांव के एक स्कूल के सामने से निकला और अचानक हमने सोचा कि देख लें पंजाब सरकार के स्कूल कैसे हैं। पता नहीं क्यों ऐसे ही घूमते घूमते पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं पंजाब के संगरूर में ऐसे स्कूल पहुंच जाते जहां दीवारें बताती हैं कि दावे सरकारी खोखले हैं। आवाज मिक्स होती है, फिर काम भी कराना पड़ता है। पढ़ाई के लिए दिक्कत आती है, बैठने की दिक्कत आती है। आपको? हमको ना स्कूल छोटा होने की दिक्कत आती है और बैठने की दिक्कत आती है पीने और समझ आता है? एक साथ पढ़ाई जाते हैं सारे क्लासेस, समझ आ जाता है आपको? नहीं आता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं पंजाब में विद्या का सूरज चढ़ेगा। विद्या दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा, रोजगार दा सूरज चढ़ूगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दा सूरज चढ़ूगा, तरक्की दा सूरज चढ़ूगा। हर रोज चढ़ रहा है, हर रोज सूरज ऊपर हो रहा है। लेकिन जब एक ही कमरे में 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सरकारी स्कूलों में होगी तो कैसे बच्चों की विद्या का सूरज चढ़ पाएगा। 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th क्लास ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ करके पढ़ाना पैंदा है। क्या पंजाब में स्कूलों पर सरकारी दावे हाथी के दांत जैसे, दिखाने को और खाने को और। इसीलिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू और असीम बस्सी पंजाब के 4 जिलों से आज आपको स्कूलों की हालत पर खबरदार करती रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री के दावे वाला वीडियो देखिए, जो ये दावा करके कहते हैं कि पंजाब में सब कुछ चकाचक है। उदाहरण के लिए मानसा के भैनी भागा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नई सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी का वीडियो पंजाब के शिक्षा मंत्री जारी करते हैं। लेकिन सवाल है कि मानसा में जो चमचमाता दावा पंजाब के शिक्षा मंत्री का है, क्या वही चमचमाहट हर स्कूल में है, या फिर 4 जगह की चांदनी और बाकी अंधेरी रात वाली हकीकत है। इसीलिए मानसा के इस दूसरे स्कूल का हाल देखिए, जहां बाहर स्कूल का नाम नहीं बल्कि लिखा है गुरु रविदास भवन, जो असल में श्री गुरु रविदास संस्था की एक धर्मशाला है और भीतर इसी धर्मशाला में पंजाब का सरकारी स्कूल चलता मिलता है, जहां दीवारों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की तस्वीर वाला पोस्टर चिपकाकर ये मुनादी कराई जा रही है कि चलो बचपन बचाएं 2026। लेकिन किस हाल में बच्चों का बचपन बचा रहे हैं, हकीकत आज पंजाब सरकार देखे और खबरदार हो जाए। आज तक संवाददाता असीम बस्सी पंजाब के मानसा में जिस सरकारी स्कूल तक पहुंचे हैं, वहां गौर से बस देखिए और गिनिए। पहली टीचर जो एक क्लास पढ़ा रही हैं, उनसे 2 हाथ की दूरी पर दूसरी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर बैठी हैं, बच्चे मौजूद हैं। इनसे 2 हाथ से भी कम की दूरी पर हरे रंग के सूट में तीसरी टीचर तीसरी क्लास ले रही हैं। इन तीनों के पीछे पीले रंग के सूट में चौथी टीचर चौथी क्लास लेती हैं। एक ही बरामदे में 4-4 क्लास, यहाँ प्री प्राइमरी, पहली, तीसरी और चौथी क्लास एक जगह पर ऐसे चल रही हैं। 4 क्लास के बच्चे जिनमें कुछ कुर्सी पाए, कुछ मानो धर्मशाला के गद्दे पर बैठाकर पढ़ाए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास के दावे में 3rd क्लास की हकीकत पंजाब के सरकारी स्कूल में नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एक तस्वीर जो है वो ये भी है। सरकार कई तस्वीरें पेश करती है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जो कि सरकारी प्राइमरी स्कूल औलख बस्ती मानसा की है। ये प्राइमरी स्कूल है और वरंडा से चल रहा है। ये एक धर्मशाला है, मानसा के अंदर एक धर्मशाला है और धर्मशाला से स्कूल चल रहा है क्योंकि उनकी अपनी कोई बिल्डिंग जो है वो नहीं है। और यहाँ पर हालात आप देख सकते हैं कि बच्चों के बैठने के लिए ना फर्नीचर है, छोटे बच्चों के पास कुर्सियाँ हैं, लेकिन जो 3rd स्टैंडर्ड है, 4th स्टैंडर्ड है, 1st स्टैंडर्ड है, वो सब जमीन पे बैठे हैं। और ये सभी क्लासेस जो हैं यहीं लगी हैं, सभी टीचर्स यहीं बैठे हैं एक कमरे के अंदर। और किस तरह का कंसंट्रेशन बनता होगा, किस तरह के हालात जो है वो बनते होंगे। और वही टीचर्स हैं, वहीं पर बच्चे हैं।
अब आप इस वीडियो को देखकर बताइए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ने भेज सकते हैं जहां कंसंट्रेशन, फोकस, डीप इन्वॉल्वमेंट यानी एकाग्रता, ध्यान, तल्लीनता टीचर और बच्चों के बीच होनी चाहिए। वहां 2 पिलर वाले बरामदे में 4 क्लास चलाकर वाहवाही लूटती पंजाब सरकार बातें भले बदलाव की करे, लेकिन 3 दशक से धर्मशाला में चलते स्कूल को उसकी बिल्डिंग तक नहीं दिला पाई है। यहाँ पे ओपन वरांडा में बैठती है आके वो, तो आपको लगता नहीं कि बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए? होनी चाहिए, ये बच्चे बहुत तंग परेशान है। तो बोला आपने सरकार को, कभी बोला? सरकार नहीं सुनाई नहीं करती। कितनी देर से कहाँ चल रहा है स्कूल? ये तो बहुत साल से चल रहा है। को जगह नहीं, एक ये वरांडा है, एक ऊपर वरांडा। बस आई है। हाँ, ऊपर भी कोई है, एक ही है। तो काफी सालों से ये चल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं किया? 25-26 साल हो गए यहीं पे, तो चेंजेस नहीं आए? ना। तो आप खाना बनाते हैं, खाना यहीं बच्चे खाते हैं, मुश्किलें आती हैं? बहुत औखा ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और ਸਾਡੇ प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कितने सालों से यहाँ चल रहा है? ये तकरीबन 92 तो 92 से यहीं चल रहा है? 92 5वीं तक। तो देखो बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, टीचर बीच में ही बैठे हैं, सभी क्लासेस यहीं हैं, तो आपको लगता है इसमें किस तरह की पढ़ाई होती होगी? पढ़ाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ LKG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5th ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। 5th ਤੱਕ ਇਹ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। 6 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। AC वरांडे में बैठते हैं? AC वरांडे। सोचिए कि ऐसा स्कूल जो किसी ऐसे धर्मशाला में चलता है जहां कभी बारात रुकती हो, कभी कोई दूसरा कार्यक्रम होता होगा, शोर मचता होगा, वहीं पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। और ये सच्चाई उस पंजाब की सरकारी व्यवस्था की है जो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधारना ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन क्या मुंह में सुधार और बगल में चुप्पी पंजाब में मान सरकार की नीति है? पंजाब में सरकारी स्कूल धर्मशाला के भरोसे हैं, इसका दूसरा सबूत संगरूर में मिलता है। देखिए पहले प्रदर्शन करते इन माता पिता को। स्कूली बच्चों की यही माता पिता पहले कई बार प्रदर्शन तक कर चुके हैं, इस उम्मीद में कि पंजाब सरकार में किसी कर्ता धर्ता की शायद आंख इनकी मांग पर खुल जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ इसी तरह से पंजाब की संगरूर में बच्चों को सुरक्षित माहौल में बेहतर तरीके से शिक्षा पाने के सपने और अधिकार को सरकारी सुस्ती ड्रिल करके तोड़ दे रही है। जिस संगरूर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2022 से पहले तक 2 बार सांसद चुने गए, उन्हीं के पुराने संसदीय क्षेत्र में बेनड़ा के दलित मोहल्ले के प्राइमरी स्कूल को पिछले साल जर्जर हालत में पाए जाने पर जनता के धरना देने के बाद तब तोड़ दिया गया, जब इस इमारत में पढ़ना बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया था। जनता के धरने के बाद जिस जर्जर स्कूल को तोड़ा गया, उसकी जगह अब तक नया स्कूल बनाकर दिया ही नहीं गया। नतीजे, बच्चे धर्मशाला में भगवान भरोसे पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिए गए। हम इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो पुराना ढांचा है वहां पर हैं, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है और बच्चे अब धर्मशाला में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से तहस नहस हो चुका है। बेनड़ा का ये गांव है जो कि संगरूर में पड़ता है। और आपको बता दें कि भगवंत मान 2014 से 2022 तक यहाँ पे 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन क्या खस्ता हालत है, क्यों बच्चे स्कूल में ना पढ़ के, और ये बिल्डिंग क्यों डिमोलिश की गई? पिछले टाइम बारिश नहीं पड़ी पिछले साल, ये ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਦਬ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। 4 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। स्कूल की नई इमारत है नहीं तो अब धर्मशाला में एक एक कमरे में कई क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही आज तक संवाददाता ने यहां कैमरा ऑन करके शूट करना शुरू किया, कमरा बंद करा दिया गया। आज तक को देखते ही स्कूल यानी धर्मशाला के दरवाजे तो बंद हो गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे माता पिता से और जानेंगे कि कितने
परेशानी में है बच्चे। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਤੋਂ ਅੱਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ना। यही वजह है कि पेरेंट्स संगरूर में कई बार इस तरह के प्रदर्शन करके बच्चों के लिए नए स्कूल की मांग रखते आए हैं। जिस स्कूल के लिए प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि 20 लाख रुपए मंजूर हुए हैं, जल्द नया स्कूल बनना शुरू होगा। एकदम सब स्कूल नए बन चुके हैं, एक दो रहते होंगे, वो भी बन रहे हैं, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है। एक तरफ पंजाब सरकार ये दावा करती है कि केवल 500 स्कूल ऐसे बचे हैं जिनमें सुधार होना बाकी है, और दूसरी तरफ आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे समय से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायत करता है, लेकिन दावा है कि कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनता ही नहीं। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत समझनी है तो तीसरा सबूत भी संगरूर में मिलता है, जहां कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के इलाके का सरकारी स्कूल देखिए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू जब संगरूर के भगवान वाल्मीकि सरकारी स्कूल पहुंचती हैं, तो पहला ऑप्शन सरकार ने यहां बच्चों के लिए ये रख छोड़ा है कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी हो वहां या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाए। यही अगर पंजाब की 4.5 साल में बदली हुई तस्वीर है, तो फिर क्या पंजाब सरकार इसी तस्वीर पर गर्व करती है, जहां खेल का मैदान और बच्चों के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात है। हकीकत में 80 साल पुरानी बिल्डिंग में बच्चों को मानो किसी गोदाम के भीतर सामान की तरह ठूस कर पढ़ने के लिए बैठा दिया गया है। आज तक पहुंचा है भगवान वाल्मीकि प्राइमरी स्कूल, जो कि सुनाम में है। आपको बता दें कि संगरूर के अंदर पढ़ता है। ये आप देख सकते हैं 100 से ज्यादा बच्चे हैं, वो एक साथ पढ़ते हैं। और आपको बता दें क्योंकि प्राइमरी है तो यानी जो जूनियर क्लासेस हैं वो एक साथ ही हैं, और तकरीबन आपको बता दें जगह कम होने की वजह से ये जो रूम है इसको एक्सटेंशन मिलके ये वरांडे को कवर किया गया है, और यहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें ऐसा है कि जब क्लासरूम में एक साथ इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई जाती है तो आवाज एक साथ आती है। मैम यहाँ प्री प्राइमरी होती है और साथ में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास थोड़े पोर्शन में हम लेके बैठते हैं। 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ होती है। हमारी आवाज भी आपस में बहुत मिक्सअप होती है और बच्चों को समझ भी नहीं आती। फिर हम उनको अपने टेबल के पास खड़ा होकर उनको साउंड्स रिकॉग्निशन करवानी होती है, तो उस टाइम करवाते हैं मैम। पास में बुलाना पड़ता है बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड वर्क तो मैम पॉसिबल ही नहीं है, बाहर करवाते हैं कई बार। जैसे ब्लैक बोर्ड पे करवाना है कुछ तो बाहर करवाते हैं। एक पुरानी बिल्डिंग, और आप देखिए यहीं पे बीच में आपको प्याज नजर आएंगे, मिड डे मील का जो सामान है वो नजर आएगा। और आपको बता दें कि प्रोजेक्टर यहाँ पे जरूर है, लेकिन उस बीच में अगर आपको बताएं यहाँ पे ये कौन कौन सी क्लासेस है मैम, अगर आप बताएंगे कौन कौन सी क्लासेस एक साथ आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? मैम ये 4th क्लास है सारी, ਉਹ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, जब गर्मी करके बच्चों ਨੂੰ ਬਾਹਰ भी नहीं बिठाया जाता हैगा। अच्छा, तो एक साथ मगर कैसे आप इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो फिर अलग ही है। नहीं मैम, बेसिकली चीजें करवा देते हैं ना। फिर आप लोगों ने कोई प्रशासन को इसके बारे में बताया है कि क्या आप लोगों को दिक्कत है इसमें? यस मैम, बहुत बार अलर्ट किया है। जैसे अनसेफ भी है रूम, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो हमें उस टाइम भी बच्चों का डर लगता है। हमारा तो चलो ऐसे कि कर लेंगे कैसे भी एडजस्ट, बट बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको यही मतलब ये भी कहा है कि हमसे कहा कि आप लोग मिलके भी आए हैं मैम बहुत बार। मैम अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो खेल यही है कि सरकार तो पंजाब में सरकारी स्कूल के क्लासरूम में लगा प्रोजेक्टर दिखाती है, लेकिन प्रोजेक्टर की आड़ में ये सच छिपा लिया जाता है कि आम आदमी का बच्चा आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब के राज में एक एक कमरे में 2-2, 3-3 क्लास एक साथ चलाकर पढ़ाया जा रहा है। आप प्रोजेक्टर पर लहालोट होते रहिए, भले बच्चे के लिए वहां पढ़ने का माहौल तक नहीं बन पा रहा हो। पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत देखनी है तो चौथा सबूत फाजिल्का में देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में
मीडिया के सामने फाजिल्का के इस स्कूल की तस्वीर छपी थी। बिना छत के स्कूल में पढ़ते इन बच्चों ने पंजाब सरकार को बगले झांकने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बिना छत पढ़ने को मजबूर इन बच्चों की व्यवस्था ने पंजाब सरकार की शिक्षा को लेकर दावों पर सवाल या निशान उठाए। इसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी। स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी है, अभी तक यहाँ पर कोई ईंट तक नहीं लगी। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्दी हम इसको पहले आधार पर लेके इसकी बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार की अब आप देख सकते हैं भी कहना क्या था और करना क्या था। तो शिक्षा मंत्री के भरोसा देने के बावजूद बच्चे बदहाली में पढ़ने को लाचार, और अब सवाल है कि इस स्कूल की तस्वीर फिर कब बदलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा था हम जल्दी जल्दी बिल्डिंग को बनाएंगे, पर उस बात को भी 6-7 महीने हो गए, अभी तक बिल्डिंग बनने के कारण क्या है सर? ये तो अब मैं भी कुछ नहीं बोलती, प्रोसेस जैसे चलेगा, जो उनकी कार्रवाई होगी वो बोलते हैं टाइम लगता है, हर एक काम में टाइम तो लगता ही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब इस स्कूल के बारे में सरकार के मंत्री को याद दिलाया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहा। जो एक फर्जी वीडियो जो पुरानी थी उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों ने ट्वीट किया था, तो वो तो ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है। वो पुरानी फर्जी वीडियो के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को बदनाम करने का यत्न कर रही है। हमारी तो पंजाब में हमने सबसे ज्यादा पैसा जो वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च किया। फिलहाल इस स्कूल में 4वीं 5वीं के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी करीब 110 बच्चों को बरामदे और भीतर के कमरे में बैठाया जाता है। और जब 7 महीने में भी स्कूल बनाने का काम नहीं शुरू होने पर सवाल उठा तो पंजाब के शिक्षा मंत्री की ये पोस्ट देखिए, जिनमें 2 कमरों की तस्वीर जारी करके दावा किया इन्हीं दोनों कमरों में प्री प्राइमरी से तीसरी क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। और तब सबकी नजर 2 स्पेलिंग पर जाती है, जहां वेजिटेबल्स की स्पेलिंग में ई की जगह आई आ जाता है और डियर की स्पेलिंग में DEE की जगह DEAR कर दिया गया है। सवाल बीजेपी ने उठाया। बीजेपी नेता कहने लगे कि जब स्कूल के बोर्ड पर अंग्रेजी की सामान्य स्पेलिंग तक गलत लिखी हो तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार को फोटो ऑप और प्रोपेगेंडा के बजाय पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पंजाब में सरकारी स्कूल की हालत का 5वां सबूत मोहाली में आज तक को मिलता है। यहाँ 250 की क्षमता वाली 1950 की बनी इमारत में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। हालत यह कि इस स्कूल में 15 कमरों में से 6 को असुरक्षित घोषित करके सील कर दिया गया। एक कमरा स्टोर रूम है। बचे हुए 8 कमरों में 538 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल के हम दूसरे एक हिस्से में आए हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये है, आपको पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सबको टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पे एक क्लासरूम बना जरूर है लेकिन बच्चे कोई पढ़ते नहीं है और इसका कारण ये है कि इसे अनसेफ ही डिक्लेयर कर दिया गया है। मानसा से संगरूर, फाजिल्का से मोहाली तक के स्कूल की हालत आज तक ने एक साथ आपके सामने रख दी। बावजूद इसके पंजाब के शिक्षा मंत्री कहते हैं उन्हें तो सब पता है, सब सही किया जा रहा है। साडा मकसद है कि जे प्रॉब्लम आंदी है दसो, लेट्स फिक्स इट। एंड उधर मीडिया का भी बहुत ज्यादा साथ है। बहुत सारे सरपंच मैंने डायरेक्ट मैसेज करते हैं, बिल्कुल कितने कितने की होंगे, कितने कितने नेगलीजेंस है। मेरे इधर ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਬਟ ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟ ਇਟ ਬੈਕ ਸੇਇੰਗ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ we have taken action and we will take action। अगर कुछ छूटा नहीं, सुधार का काम सरकार तुरंत शुरू करा देती है तो फिर क्या ये सारे स्कूल पंजाब से बाहर के हैं या फिर पंजाब की सरकार ने तय कर लिया जहां सवाल होगा वहां आंखें बंद कर लेंगे। आज तक की कोशिश सिर्फ हर स्कूल की सच्चाई हर सरकार तक पहुंचाने की है ताकि बच्चों के भविष्य से ना तो राजनीति हो ना ही खिलवाड़। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया। बड़ी खबर यह है कि शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े फर्जी BPEd डिग्री मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी के कुलपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों से डिग्री तैयार करने में कथित गड़बड़ी सामने आई है।
आइए हम आपको सीधे शरद कुमार हमारे संवाददाता के पास जयपुर लिए चलते हैं। कौन लोग हैं शरद? मध्य प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी, कुलपति, किस तरह की धांधली, कैसे ये लोग फर्जी डिग्री बनाते पकड़े गए? देखिए सईद, बाढ़ ही खेत को खाए तो कौन बचाए। अब बताइए, यूनिवर्सिटी सत्य साई यूनिवर्सिटी है ये, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है सीहोर में मध्य प्रदेश में, जो मेडिकल साइंस से लेकर और टेक्नोलॉजी तक के सारी डिग्रियां देती है। उसके कुलपति जो हैं मुकेश तिवारी और परीक्षा नियंत्रक सुरेंद्र राठौड़, आनंद शर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि टॉप के दोनों पोस्ट के जो अधिकारी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के गोरख धंधा इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, वो कर रहे हैं। 2022 में ये परीक्षा हुई थी, जहां पर खेल शिक्षक राजस्थान में नियुक्त किए जाने थे। करीब 5,500 पद थे, उसमें से 2,000 फर्जी डिग्री लेकर खेल शिक्षक बन गए। अब इस यूनिवर्सिटी में 100 पद थे फिजिकल ट्रेनिंग के, पढ़ाई के, बीपीएड के, उसमें से 100 में से 66 इन्होंने 2021 की बैक डेट में डिग्री बांट दी। जब एसओजी को शक हुआ तो फॉरेंसिक जांच कराई गई, तो फॉरेंसिक जांच में तो ये डिग्री नहीं निकली और 2022-23 के बाद के निकली। अच्छा, गिरफ्तार करके लाए गए। काफी हाई प्रोफाइल मामला है दोनों ही। जी शरद, मैं इसलिए आपको बीच में रोक लिया कि जिन लोगों को डिग्री दी गई है बीपीएड की, बहुत सारे लोग जॉब में भी आए होंगे, क्या उन तक भी पहुंचा जाएगा? क्या उनकी मान्यता, उनकी डिग्री भी रद्द होंगी? और अगर वो जॉब्स में हैं तो वो भी वापस ली जाएंगी? बिल्कुल सईद, आपने सही कहा। ये 66 के 66 जॉब में लगे हुए थे। ये इन सब पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इनकी जॉब भी जाएगी। और सरकार ने कहा है कि अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा करके कोई जॉब में लगा है तो उसके पैसे भी रिकवर किए जाएंगे। और ये एक बड़ा घपला है। जिस तरह से अब किस पे भरोसा किया जाए? इतने बड़े विश्वविद्यालय में पैसे के लिए कुलपति ही अगर फर्जी डिग्री बांटने लगे तो फिर उस शिक्षा का इस देश में क्या होगा? हम दिखा रहे हैं प्राइमरी स्कूल की हालत, और जहां पर बिल्डिंग नहीं और चमचमाते हुए विश्वविद्यालयों में ये गोरखधंधा हो रहा है। तो समझिए कि कहां बचा है, शिक्षा का क्या हाल है इस देश में, ये समझा जा सकता है। ये काफी गंभीर मामला इसलिए है सईद कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी 4 बजे, लेकिन टाल दी गई क्योंकि ये वहां पर काफी ज्यादा प्रभावी है यूनिवर्सिटी के मालिक। और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार में लगातार बातचीत होती रही, उसके बाद सिर्फ प्रेस नोट जारी हुआ है। जी आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लिया। शरद बहुत धन्यवाद। बारिश होते ही गुरुग्राम के लोगों का दिल बैठ जाता है। बड़े सोचते हैं कि ऑफिस कैसे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की फौरन ऑनलाइन क्लास कर दी जाती है। लेकिन सोमवार को बारिश तब हुई जब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। 2 घंटे की बारिश से ऐसा पानी भरा कि स्कूल से घर लौट रहे छोटे छोटे बच्चे 8-8 घंटे तक बस में रहने को मजबूर रहे। गुरुग्राम के लोगों का कहना है कि वो क्या इसलिए इतना अधिक इनकम टैक्स देते हैं कि वो ये चिंता करते रहें कि कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से वापस आएंगे और कैसे हम ऑफिस जाएं। 12:30 बजे निकली और शाम के 5 बजे घर पहुंची। कुछ उसके साथी, उसके क्लास के दूसरे बच्चे जो वो रात के 8 बजे घर पहुंचे, कोई 7 बजे पहुंचा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई 7 साल का बच्चा क्लास 2 का अगर बस में, वैन में 5 घंटे, 6 घंटे, 8-8 घंटे बैठा रहता है तो उसकी मानसिक स्थिति। पर अगर आप भी सोचो कि एक बस के अंदर एक बच्चा 7 साल का जो 7 घंटे तक अटका रहे, उसके लिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो ये एक बड़ा ही दयनीय स्थिति मैं बोल सकता हूँ कि 1 घंटे की बारिश हुई और पूरा का पूरा जो आपका जो सिटी है वो डूब गया। आपको लगे कि आप टैक्स पेयर जो मनी आप पे कर रहे हो उसका कोई इस्तेमाल सही से रूप से हो नहीं रहा है। आप अगर ये देखोगे कि अगर बारिश हो गई तो आपके दिल में ये हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या होगा आगे, क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ, नहीं दूसरा कि मैं स्कूल अपने बच्चों को भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता हूँ। जैसी बारिश होती है अगले दिन से स्कूल बंद हो जाती है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि सही नहीं है क्योंकि उससे ऑनलाइन क्लासेस से ये सोल्यूशन नहीं है ना। इट हैज टू बी कि आपका जो भी अगर बारिश हो रही है तो उसका उसी हिसाब से इंतजाम भी होना चाहिए। सिटी के जो भी वाटर के ड्रेनेज सिस्टम उसको बेटर
साफ पानी, शुद्ध हवा हर भारतीय का अधिकार है। यह अधिकार उसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से मिला है। फिर भी हमारे देश में प्रदूषण न तो चुनावी मुद्दा है और न ही सरकारों की प्राथमिकता दिखता है। खराब हवा प्रदूषण तो साइलेंट किलर बन चुकी है, जो हर वर्ष एक आरटीआई के अनुसार 12 लाख के आसपास है। हमारी ये स्टोरी उस जगह की है जहां की आबो हवा को आमतौर पर इतनी साफ माना जाता है कि लोगों को वहां से लौटने का मन ही नहीं करता, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। कूड़े का ये पहाड़ आज आपको एक शहर, एक राज्य, उसकी आबो हवा, खूबसूरती को लेकर राय बदलने पर मजबूर कर सकता है। गंदगी, बदबू और बीमारी के इस पहाड़ के ऊपर उड़ती ये चील उस शहर में मंडराती है जिसका सच सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कूड़े का ये पहाड़ दिल्ली के गाजीपुर या फिर ओखला की लैंडफिल साइट है, तो जवाब सरासर गलत है। क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ उस जगह का है जिसे लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं। दुनिया भर के लोग इस स्वर्ग की खूबसूरती के कायल है और पूरी दुनिया में जो सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर को कहा जाता है। नो डाउट कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और डल लेक इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। तो आना चाहिए लोगों को। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा कि कश्मीर में अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कश्मीर की खूबसूरती पर बॉलीवुड का ये गाना आपने जरूर सुना हो, जिसे श्रीनगर आने वाला हर सैलानी मन ही मन एक बार तो जरूर गुनगुनाता है, रील बनाकर पोस्ट करता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत कम है, सांस लेने में अच्छा लग रहा है और ये डल लेक का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत नज़ारा है। दिल्ली से आए यूसुफ खान ने जिस डल लेक पर खड़े होकर कश्मीर की आबोहवा की शान में जो कुछ कहा, उससे सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूर कश्मीर की जहरीली हकीकत इस कूड़े के पहाड़ के रूप में देश दुनिया को खबरदार करती है। क्योंकि सरकार और अफसर नहीं चाहते कि श्रीनगर की इस हकीकत से दुनिया रूबरू हो पाए। यहाँ पे मीडिया को आने भी देते नहीं है सर, देखिए यहाँ पे भी रोक रहे हैं आपको। ये यहाँ पे डिजास्टर है, छुपा हुआ डिजास्टर, इसको छुपाना चाहते हैं। कूड़े का ये पहाड़ श्रीनगर का सबसे बड़ा लैंडफिल है, जिसका नाम है अचन लैंडफिल। श्रीनगर के उत्तरी इलाके में आंचर झील के पास 123 एकड़ में फैला ये कूड़े का पहाड़ पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ ही कश्मीर के पर्यटन तक के लिए गंभीर संकट बन रहा है। ये पहाड़ है गार्बेज का, ये पहाड़ है वेस्ट का, जो श्रीनगर के हाउस होल्ड से अलग अलग जगहों से आके यहाँ जमा हो रहा है पिछले 30 साल से। और हालात आप देख सकते हैं, इधर आना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जैसे ही आप इसके पेरिफेरी यानी कि 1-2 किलोमीटर आसपास पहुंचते हैं तो जो गंदी बदबू है वो आपका वेलकम करती है। और बहुत लोगों की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से इसे बात हुई है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों सोई है, क्योंकि एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। श्रीनगर स्लम बन सकता है अगर आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात सुने। बहुत दूर वक्त नहीं है और ओवरऑल जो सीवेज ट्रीटमेंट का जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सालों साल से एक बहुत अनसाइंटिफिक तरीका है, जहां से सारा वेस्ट, कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा प्लास्टिक अलग है, सबको यहाँ डंप किया जाता है। सोचिए, श्रीनगर के पास 11 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा है और रोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एनजीटी के सामने श्रीनगर नगर निगम इसे साफ करने को लेकर तारीख पर तारीख वाला खेल खेलता है। पहले उसने इस काम को करने के लिए अगले मार्च तक का वक्त मांगा और अब कहता है कि मार्च 2028 तक ये काम हो पाएगा। हालांकि लोगों को उसमें भी शंका है। सरकार बोलती है हमें 370 दे दीजिए, वो दे दीजिए, स्टेटहुड दे दीजिए। जो असली मुद्दे हैं वो ये कितना बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है, क्योंकि कई था कि कश्मीर से क्या करेगा आपको स्टेटहुड। आप यूटी गवर्नमेंट के पास अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उमर अब्दुल्ला साहब खुद इसमें जो है हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हिज अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर आल्सो, दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स। श्रीनगर में जहरीली हवा में जीने को मजबूर लोग हैं। पहली नजर में
इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इस कूड़े के पहाड़ ने श्रीनगर की कड़वी हकीकत से सारे देश को खबरदार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने में सरकारें करोड़ों रुपए बहा चुकी हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। दावा यह है कि इस कूड़े के पहाड़ के कारण आसपास गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2 महीने पहले अचल लैंडफिल के लिए 361 करोड़ रुपए जारी किए, लेकिन श्रीनगर में इस कूड़े के पहाड़ की वजह से नरक जैसी जिंदगी जी रहे लोगों को न तो सरकार से कुछ उम्मीद है न नगर निगम से। 35 साल हो गया, बहुत दिक्कत है। अभी बोलता है 65 करोड़ 165 करोड़ डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। शाम को खिड़की नहीं खोल सकते हम लोग, सिर्फ मक्खी आता है, मच्छर आता है और एक बदबू आता है। अभी कोदे है ना, उसका पेड़ बहुत बर्बाद हो गया, उसके अंदर से कीड़े निकलता है। कद्दू में उसके अंदर बैंगन है, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, टमाटर के अंदर से कीड़े निकलते हैं। कुछ फसल नहीं है यहाँ। धान की फसल देखो क्या हो गया, वो जो वहाँ से वो कीचड़ निकलता है, वो सारा धान में जाता है कीचड़। 350 करोड़ अभी सैंक्शन है, कहाँ जाता है पैसा? क्योंकि हमें भी 30 साल हो गए सुनते इसमें इतना पैसा, ये पैसा कहाँ जाता है? वो हमको पता नहीं, वो क्या करते हैं इन पैसों को। बोलता है मशीन लाएगा, मशीन कोई नहीं आया। आमतौर पर लैंडफिल शहरों से दूर बनाए जाते हैं, लेकिन अचल लैंडफिल को न सिर्फ श्रीनगर के करीब बनाया गया, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर वेटलैंड की जमीन इसके लिए इस्तेमाल की गई। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे बड़े अस्पताल से भी इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। अगर बात फंडिंग की करें तो वर्ल्ड बैंक से लेकर केंद्र सरकार तक से इसे साफ करने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास रहने वालों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। रिश्ते आते हैं यहाँ कोई आता है खरीदने? हमारी बेटी है, हमने 2-3 बार ट्राई किया, बोलता है यहाँ बदबू है। बदबू की वजह से रिश्ते भी नहीं आते। रिश्ते भी नहीं आते। और आपकी प्रॉपर्टीज कोई खरीदता है, यहाँ आता है कोई? अभी कोई नहीं खरीदा। अभी जिसने खरीदा वो भी बेचना चाहते हैं, उसको भी खरीदार नहीं मिलता है। बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा बढ़ते हैं, बेटी बढ़ता है, वो रिश्ता भी नहीं आता है। वहाँ बहुत बदबू से आई। आपका एरिया बदनाम है पूरा? पूरा बदनाम है, हम ही नहीं यहाँ कोई। तो अब ये जो जहर है, इसका पानी जो ये टॉक्सिक पानी है, जमीन में घुस गया, आपकी फसल वसल होगी। मछली बाहर है ना, वो भी मर गया। बोलता है ये जितने करोड़ आएगा, वो क्या करता है इसका? बहुत गंदगी यहाँ है। क्या इसी की वजह से मेरी बेटी भी गुजर गई, उसको हार्ट की इन्फेक्शन हो गया हार्ट में 2014 में। वजह था यही डब्ल्यू। सोचिए, जिस कूड़े के पहाड़ ने लोगों का सांस लेना तक दूभर कर दिया, एनजीटी की तरफ से पेनल्टी से लेकर अफसरों पर कार्रवाई की गई हो, वो कूड़े का पहाड़ हटा पाने में अब्दुल्ला सरकार और उसके अफसर नाकाम है। हर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ट्राई किया है और सक्सेस लेवल्स पे कोशिशें हुई हैं कि वेस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। आपको ये देखना है कि ये दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो ग्लोबल प्रॉब्लम को आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। कभी उसको मीथेन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कभी उसको सैनिटरी लैंडफिल बनाने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसफुल एफर्ट्स हुए हैं, उसी की वजह से आज वी हैव रीच्ड दिस स्टेज जहां पर ये प्रोजेक्ट्स अब एस्टैब्लिश हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर राज्य का दर्जा वापस लेने समेत मांगों की लंबी फहरिस्त गिनाते देखे जाते, लेकिन श्रीनगर की जनता उन्हें इस कूड़े के पहाड़ को हटाने पर ध्यान लगाने की बात कहते हुए खबरदार करती है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।